Hello everyone, welcome to my channel. Be aware. This is my first video of M लक्ष्मीकांत सीरीज. मैं अभी हमारे चैनल ने एक नई सीरीज लॉन्च की है फॉर दोज यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो कि एम लक्ष्मीकांत को अच्छे से समझना चाहते हैं. सभी जानते हैं कि एम लक्ष्मीकांत हमारे इंडियन पॉलिटी के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स जितने भी हैं और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ने के लिए कोई अगर बेंचमार्क बुक है तो वो है एम लक्ष्मीकांत. एम लक्ष्मीकांत ऐसा कहा जाता है कि अगर ये बुक आपने अच्छे तरीके से समझ ली तो आप 100% इंडियन पॉलिटिक्स समझ पाएंगे और हर किसी पॉलिटिक्स सिनेरियो को एक्सप्लेन करने में ये हमारी इंडियन पॉलिटी की जो बुक है एम लक्ष्मीकांत सक्षम है. इसलिए इस चीज़ को हाई डिमांड को देखते हुए हमने ये नई सीरीज लॉन्च की है. इसमें हमारा मोटिव ये रहेगा कि एम लक्ष्मीकांत सब जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टफ लैंग्वेज वाली बुक है. लगभग इसमें जो लीगल लैंग्वेज लगभग यूज की जाती है जिसे पहली बार पढ़कर समझने में काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स को दिक्कत आती है. और जब तक कॉन्सेप्ट जो हमारी लीगैलिटीज है उनका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो पूरी बुक पढ़ने में ज्यादा टाइम भी लगेगा और कोई मतलब भी नहीं निकलेगा. क्योंकि अगर आप यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो केवल इंडियन पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत या कोई दूसरी बुक अगर प्रेफर कर लेते हैं और उसे पढ़ भी लेते हैं तो दैट इज नॉट इनफ. हमें ज़रूरी है कि हम इस तरह की किसी बेंचमार्क बुक को पढ़े. जैसे हिस्ट्री के लिए भी कई सारी बुक्स हैं जो रेफर की जाती हैं, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग रेफर की जाती है, कई सारी बुक्स हैं, हर सब्जेक्ट के लिए बुक्स हैं. लेकिन इनको रेफर करने के साथ ही साथ हमें जो करंट अफेयर, जो करंट सिनेरियो वर्ल्ड का और या फिर इंडिया में चल रहा है, पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो हमें पता होना चाहिए. और हम इसलिए एम लक्ष्मीकांत की सीरीज के साथ ही में इंक्लूड कर रहे हैं हमारी एक मेंस की क्वेश्चनेयर सीरीज. हम मंथली जितने भी हमारे वर्ल्ड पॉलिटी में या इंडियन पॉलिटी में जितने भी करंट अफेयर्स चल रहे होंगे उन सारे करंट अफेयर्स को कंपाइल अप करेंगे और उससे मेंस में उसका किस तरह से उसे डिस्कस किया जा सकता है या मेंस में किस तरह से उसे पूछा जा सकता है यूपीएससी मेंस में, हम मंथली इसे कवर करेंगे. मंथ में 1 या 2 वीडियो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंटेंट हम 1 या 2 वीडियो मंथली रिलीज करेंगे. ये रिलीजेस जो रहेंगे वो एम लक्ष्मीकांत सीरीज के हमारे साथ में होंगे. साथ ही साथ हम बहुत सारे और भी वीडियोस आपके साथ लेकर आएंगे जिसमें इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट जो है हमारा यूपीएससी मेंस में, जिसमें जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट में उन सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे. जितने भी पास्ट क्वेश्चंस हैं या आने वाले समय के लिए जितने भी सैंपल क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक इंडियन पॉलिटी के बारे में हो या तो करंट अफेयर के इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, हम सारे क्वेश्चंस को मेंस के तर्ज पर डिस्कस करेंगे. आई डोंट थिंक कि यूट्यूब में मेंस को लेकर, मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर या मेंस के सैंपल आंसर्स को या मॉक आंसर्स को के लिए ज्यादा कोई सीरीज चलती है. तो ये हमने कुछ नया और काफी अच्छी तर्ज पर हमने इसको चालू करने की कोशिश करेंगे. आप देखते रहिए हमारी सीरीज. ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से इनेक्ट हुआ, पूरी तरह से अडॉप्ट हो गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया. लेकिन इसके जो बनने की कहानी है वो शुरू हो जाती है अंग्रेजों के जमाने से. अंग्रेज हमारे इंडिया में कदम रखते हैं एज ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए स्टैब्लिश होती है और धीरे धीरे ही वो गवर्नेंस में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर देती है. तो गवर्नेंस जो शुरुआत है हमारे कंट्री में 1773 एक मार्क माना जाता है जिसमें पहली बार एक एक्ट लागू हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी पर. तो वो एक मार्क माना जाता है एम लक्ष्मीकांत के हिसाब से कि वो एक मार्क है जहां पे पहला एक्ट लागू हुआ और उसके बाद एक्ट आते चले गए और उसी से धीरे धीरे एक्ट में इम्प्रोवाइजेशन होता गया. क्योंकि इंडिया वाज अ बिग कंट्री, एक कंपनी उस पर रूल कर रही थी एंड देन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टेक ओवर कर ली थी पूरी रूल को. दैट्स अ डिफरेंट केस. ये सारी चीजें हम कवर करेंगे. बट ये जो इवोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा कहने का मतलब ये है इसको भी कई 100 साल लग गए. 1773 वाज अ वेरी, मतलब इट्स अ वेरी ओल्ड टाइम, राइट. हमारा 1950 और हमारा 1773 में काफी सालों का फर्क है.
तो इट इज नॉट इवॉल्व विद इन 2 और 3 years। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसकी जो नींव है, उसकी जो जड़ है गवर्नेंस ऑफ इंडिया की, वो काफी पुराने समय में 70s में 1700s में रखी गई थी। तो वहां से हम कहानी शुरू करेंगे, जैसे एम लक्ष्मीकांत में की गई है। मैं एडिशनली ये कहना चाहूंगा कि एम लक्ष्मीकांत की एक नई एडिशन लॉन्च हुई है, 6th एडिशन, विच इज अ वेरी गुड बुक। आपको पता है एम लक्ष्मीकांत की जो क्वालिटी है कंटेंट की, काफी अच्छी होती है, हालांकि थोड़ी समझने में भी टफ होती है। उसके लिए हम जैसे कई सारे टीचर्स आपको समझाने के लिए हैं, हम काफी ट्राई करेंगे कि उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, आपको ओवर सिंप्लीफाई करके आपको आपके सामने उसे प्रेजेंट करें, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस डेवलप करने में हेल्प मिले। साथ ही साथ में मेरा रिकमेंडेशन ये है आप सभी को कि एम लक्ष्मीकांत की जो 6th एडिशन की सीरीज की बुक है, क्योंकि हम उसी बुक को रेफर करके हम इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे हमसे पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय वो जो बुक है वो अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं हम तो सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हमारे एम लक्ष्मीकांत के जो राइटर्स हैं, एडिटर्स हैं, जो पब्लिशर्स हैं, उन्होंने काफी मेहनत की है, उनका राइट होता है बुक के ऊपर। तो हम बुक को पब्लिश नहीं कर सकते अपनी वीडियो में, हम बुक की तरफ कैमरा ले जाकर उस बुक से आपको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनकी काफी मेहनत होती है, उन्होंने काफी समय दिया होता है, काफी इन्वेस्टमेंट की होती है इस बुक के पीछे। तो हमारा जो मोटिव है, हम आपको एम लक्ष्मीकांत को ओवर सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस बुक को आप अपने साथ खोलकर बैठें और उस टॉपिक को खोलकर बैठें जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं, जिससे कि आपको हमारा समझाया हुआ आप समझ भी सकें, और आप बुक में ही कुछ चीजें हाईलाइट या मार्क या अंडर कुछ भी एक्स्ट्रा नोट्स हम अपनी तरफ से देते हैं, तो उस बुक में ही आप बना सकें, जिससे आपको काफी ज्यादा पढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो ये प्लीज जब भी हमारे साथ बैठे तो एम लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन जो न्यू एडिशन है जरूर खरीदें, और उस बुक को खरीद कर ही हमारे वीडियो में देखें, जब भी आपको पूरी तरह से वो चीज समझ में आ पाएगी। हम उसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैं जिसके बारे में एक डिटेल दे चुका हूँ, काफी ज्यादा पुराने हमारा जो इतिहास है, जहां से हमारी गवर्नेंस ऑफ इंडिया शुरू हुई, जहां से इंडियन पॉलिटिक्स शुरू हुई, जहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन रखा गया, हम उस टाइम से चालू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन एक आइलैंड है, काफी छोटा आइलैंड है, हमारे इंडिया या यूपी के कंपैरिजन में भी नहीं है, लेकिन उस छोटे से आइलैंड के जो लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, उनकी जो टेंडेंसी होती थी वो उस समय होती थी कि दुनिया के नए नए जगहों को वो खोजते थे, जहाँ पर ऑब्वियसली ह्यूमन सिविलाइजेशन किसी न किसी तरह के थे ऑलरेडी पहले से। तो वो अलग अलग जगहों से पर जाते थे, विजिट करते थे, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होती थी जो अलग अलग जगहों को खोजती थी, और वहाँ जाके वो ब्रिटिश सिविलाइजेशन को एक्सपैंड करते थे। आप सभी जानते हैं जो अमेरिका था, अमेरिका को डिस्कवर किया गया, उसके बाद फिर अमेरिका में कई सारी ब्रिटिश कॉलोनीज, जो अमेरिका जो न्यू वर्ल्ड जिसे कहते हैं, वहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनीज स्टेब्लिश की गई। इसी तर्ज पर इनफैक्ट अगर कहा जाए कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं इंडिया के लिए ब्रिटेन की बताना चाह रहा हूँ, ये ब्रिटेन ने फॉलो की थी पोर्टुगल स्ट्रैटेजी। पोर्टुगीज की जो स्ट्रैटेजी उस समय हुआ करती थी कि वो दूसरे देशों पर वो जाते थे, और पहले वो जाते थे ट्रेडर्स बनकर, और धीरे धीरे उस देश पे अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश करते थे। ज्यादा कंट्रोल्स पोर्टुगीज करने की कोशिश नहीं करते थे जितना ब्रिटेन ने किया इंडिया के ऊपर, इतना सीवर क्या बोले कंट्रोल नहीं करते थे किसी भी देश कंट्री के ऊपर, लेकिन स्ट्रैटेजी वही थी। ब्रिटेन के कई सारे ट्रेडर्स थे, वो आए इंडिया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से कंपनी खुली। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा या ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय राइट दिया गया था कि केवल वही, मतलब ट्रेडर्स रिलेटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल क्या कर सकते हैं, इंडिया में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग किस किस चीज की कर सकते हैं उस समय, जो बेसिकली कॉटन की ट्रेडिंग, कॉटन जो उगेगा उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। उस समय नील की खेती होती थी, इंडिगो जो होता था उसकी फसल की ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाय की ट्रेडिंग करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ों की जो भी पॉसिबल चीज़ें हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं उसकी ट्रेडिंग वो कर सकते थे। लेकिन ये स्पेशल बात क्या थी कि उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे, मतलब उनके अलावा कोई भी दूसरा
ब्रिटिश सिविलियन या ब्रिटेन से आने वाला कोई दूसरा व्यक्ति जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट नहीं है, वो ट्रेड नहीं कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, एक्सक्लूसिव राइट्स दिए थे क्वीन एलिजाबेथ वन, जो कि वहाँ की रानी थी, ब्रिटेन की रानी थी उस वक्त। उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो वहाँ पर इंडिया में जाके ट्रेडिंग कर सकते। तो ये ट्रेडिंग जो शुरू, मतलब इनका जब एंट्री हुई इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब एंटर करती है इंडिया में, वो टाइम चल रहा है 1600 का, 1600, दैट मीन 1600। मैंने पीपीटी में आप देख भी रहे होंगे, मैंने ईयर मेंशन किया है। तो बेसिकली ये टर्निंग पॉइंट तब आया जब धीरे धीरे विथ टाइम जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो धीरे धीरे पैसे के दम पर, पावर के दम पर, उनके गवर्नेंस के रूल के दम पर, उनकी खुद की आर्मी होने के दम पर धीरे धीरे उनका गवर्नेंस में क्या होता गया, इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। एक पीक पॉइंट आता है 1765 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स मिल जाते हैं कि वो रेवेन्यू के जो पूरे राइट्स हैं और साथ में सिविल जस्टिस के जो राइट्स हैं, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में उनके पास मिल जाते हैं। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसे हम कहेंगे दीवानी। दैट मीन्स उनको दीवानी मिल गई थी वहां की। वहां के जितने भी अगर रेवेन्यू कलेक्शन के काम है और जितने भी अगर वहां पे जुडिशरी रिलेटेड काम है, वो सारे कौन करता था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जहां पर उनका इन्फ्लुएंस कंट्रोल था, वहां पर किसी राजा के द्वारा नहीं होता था। ये सारे काम कौन करता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ तो दोस्तों, इस दौरान जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, तो काफ़ी ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती थी कंपनी की, उनकी मैल प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा उनमें शुरू हो गई। काफ़ी ज़्यादा ब्राइब वो लेने लगे थे और उनकी वेल्थ में कुछ ज़्यादा ही इजाफा होने लगा था, क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंशन के दौरान लोगों से फायदा लेने की, मतलब लोगों को फायदा देने के लिए उनसे ब्राइब लेते थे, क्योंकि काफी ज्यादा उनके ऊपर कंट्रोल आ चुका था। बिहार के, बंगाल के काफी बड़े बड़े रीजन्स में उनका कंट्रोल था। तो लोग अपना कोई काम निकालने के एवज में वहां पे ब्राइब देते थे। और हाँ, शुरुआत इंडिया में जो ब्राइब देने की हुई है, ब्राइब लेने की और देने की हुई है, वो इसी दौरान हुई है। यही वो समय था जब गवर्नेंस भी शुरू हुई और ब्राइब जो देने लेने का सिस्टम है, यहीं से शुरुआत हुई। तो इसी दौरान क्या होता है कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस और वेल्थ, पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, उनकी काफी ज्यादा पावर बढ़ जाती है। और जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन है और ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसकी चिंता बढ़ जाती है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अब काफी ज्यादा, मतलब कुछ ज्यादा ही अगर पावरफुल हो जाती है और उसके एम्प्लॉयज जो भी हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं, गवर्नर्स हैं, अगर इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे विद टाइम, इतनी तेजी से उनकी वेल्थ पावर बढ़ रही है कि वो चाहे तो फिर क्राउन का भी तख्ता पलट कर सकते हैं। ये इस तरह का डर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठने लगा। तो ब्रिटिश क्राउन की थिंकिंग ये हुई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस लैंड पर, हर चीजों पर, गवर्नेंस पे, जो कि इंडिया में स्टैब्लिश कर लिया है। तो धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो राइट्स दिए गए थे, उन राइट्स को धीरे धीरे कम करने का सिलसिला शुरू हुआ। मोटिव ये था कि जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अभी दिख रही है कि वहां वेल्थ और पावर का जो कॉन्सेंट्रेशन है लोगों के पास बहुत ज्यादा होता जा रहा है, इतने पावरफुल लोग ना हो जाए कि ब्रिटिश क्राउन को ही तख्ता पलट कर दिया जाए और पार्लियामेंट के एग्जिस्टेंस पे भी डेंजर हो सकता है फ्यूचर में। ये सोचकर पार्लियामेंट ने क्या किया, कई सारे एक्ट्स और लॉज पास किए। इनका केवल एक ही मोटिव होता था कि गवर्नेंस इंडिया में चलती रहे और धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं, वो पावर्स धीरे धीरे स्लोली क्या हो, क्राउन को ट्रांसफर हो। कहाँ के क्राउन को? ब्रिटिश क्राउन, जो भी वहां पे किंग या क्वीन है, उनके हाथ में वो चीज पावर ट्रांसफर होनी चाहिए, जिससे ब्रिटेन एज अ कंट्री ही इंडिया पे क्या कर सके, कॉलोनियल रूल कर सके। तो दोस्तों, जो पहला इस तरह का एक्ट था, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इनटू वन, मतलब एक सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई, जिससे कि ब्रिटेन का कंट्रोल जो है, बहुत सारी जो वहां पर इंडिया में रियासतें हैं, बहुत सारी जगह पे जो कंट्रोल हो चुका है ब्रिटिशर्स का,
जैसे तीन सबसे जगह मेन थी जहाँ पर ब्रिटिश कंट्रोल काफी ज्यादा था. द फर्स्ट वाज बंगाल, द सेकंड वाज मद्रास. मद्रास मीन्स द मॉडर्न डे चेन्नई एंड मच मोर एरिया अराउंड. एंड बॉम्बे, बॉम्बे मीन्स महाराष्ट्र, द करंट महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात इज दैट बॉम्बे. तो इन तीन जगहों पर क्या था कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था. तो इस जगह पर अलग अलग तीन गवर्नर हुआ करते थे. तीन अलग अलग गवर्नर्स हुआ करते थे और तीनों गवर्नर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हुआ करते थे. तो ये जो जो फर्स्ट ये रेगुलेटिंग एक्ट आया है 1773 का, इसका पहला फीचर ये हो जाता है कि इन तीनों गवर्नर जो है, हमारे तीन गवर्नर हो गए, गवर्नर ऑफ बॉम्बे हो गया, गवर्नर ऑफ मद्रास हो गया एंड गवर्नर ऑफ कैलकाटा हो गया. तो इन तीनों गवर्नर में से जो गवर्नर ऑफ बंगाल हैं उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया. क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल. मतलब तीनों गवर्नर में से एक गवर्नर जो है गवर्नर जनरल बन गए. गवर्नर जनरल जो कि कहाँ है? बंगाल में है. गवर्नर जनरल कहाँ है? बंगाल में है. और ये जो बाकी दोनों गवर्नर्स हैं अब वो गवर्नर जनरल के अंडर आ गए. दैट मीन्स ये दो गवर्नर्स हैं. अभी पहले तीनों गवर्नर्स, तीनों जो रीजन्स थे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वर्किंग कर रहे थे, लेकिन अभी गवर्नर जनरल बन गए हैं बंगाल के गवर्नर. और जो भी बाकी आपके दोनों गवर्नर्स, बाकी दो गवर्नर्स थे, वो गवर्नर जनरल के अंडर आ चुके हैं. साथ ही में गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए, उनको साथ देने के लिए उनके लिए काउंसिल बनाएगी. चार लोगों की काउंसिल बनाएगी इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत. जो चार लोग काउंसिल मेंबर्स रहेंगे वो हेल्प करेंगे किसको? गवर्नर जनरल को हेल्प करेंगे रेगुलर वर्किंग. तो इस तरह के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं वो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. तो आप लोग ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे. ये एक स्टैटिक पार्ट है पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का. ध्यान रखेंगे. तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. ठीक है. तो ये हमारे क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. और बाकी जो दो गवर्नर हैं उस समय के वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर. तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट फीचर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का. कि पहले क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो ड्यूटीज हुआ करती थी. एक तो ट्रेडिंग ड्यूटी है कि आपको बिजनेस करना है कंट्री के अंदर, कंट्री का जो पूरा कंट्री में जो भी बिजनेस आपने स्टेब्लिश किया है तो उसको भी चलाना है. और साथ ही साथ में उस वक्त तक 1773 तक जो भी गवर्नेंस दीवानी जो हाथ में आई थी, मतलब दैट मीन्स गवर्नेंस का भी कुछ पार्ट हाथ में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का. तो गवर्निंग बॉडी की भी तरह काम कर रही थी, मतलब एक बिजनेस बॉडी की भी तरह काम कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, और साथ में ही गवर्निंग बॉडी की तरह भी काम कर रही है. तो एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, कि जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स हैं, मतलब दैट मीन्स जो ट्रेडिंग राइट्स उनके पास हैं वो उन्हीं के पास रहेंगे, लेकिन गवर्नेंस के लिए एक अलग बॉडी क्रिएट की जाती है जिसे हम कहेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. जैसे हमारे आज की कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसी तरह ब्रिटेन क्राउन और पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने वाले क्या हो जाएगा वहां पर? एक गवर्निंग बॉडी ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का यहाँ पर काम क्या हो जाता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जहां जहां उनका कंट्रोल है उस जगह पर रेवेन्यू की सिचुएशन क्या है, सिविल सिचुएशन क्या है, या फिर मिलिट्री अफेयर्स किस तरह चल रहे हैं, इन सब चीजों की जो रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे ब्रिटेन को. तो ये एक अलग इंपॉर्टेंस है जिसमें बेसिकली क्या किया गया है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पर्सन किया गया है. और साथ ही साथ इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया है? थोड़ा सा ब्रिटेन ने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है. किसे? मतलब ज्यादा पैनी नजर रखना शुरू कर दिया है और ज्यादा इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिपेंडेंट वर्किंग. जिससे धीरे धीरे आप देखेंगे आगे आने वाले एक्ट्स में कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है और ब्रिटेन क्राउन अल्टीमेटली क्या करेगा? इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स एक दो तीन लिमिटेड आइटम्स में रह जाएंगी, वो भी एक्सक्लूसिव. कोई भी बाहर का व्यक्ति धीरे धीरे क्या होगा? ब्रिटेन के और भी जो ट्रेडर्स हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं है वो भी आकर इंडिया में ट्रेड करने लगेंगे. और अल्टीमेट जो कंट्रोल है इंडिया का, जो भी एरिया मतलब कंट्रोल है अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सारा का सारा कंट्रोल कंपनी से हटकर
क्राउन के पास चला जाएगा। तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी 1773 में जो भी मेन चेंजेस बताए गए हैं उनको जरूर आप नोट डाउन कर लें कि सारे के सारे चेंजेस याद होने चाहिए। काफी कठिन नहीं है, काफी सिंपल है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट है, चलिए उसको देख लें। हाँ, तो जैसे ही ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू होता है, तो काफी ज्यादा टेंशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो एक कंपनी थी जो सालों से, बहुत ज्यादा सालों से इंडिपेंडेंट काम कर रही थी, ज्यादा रिपोर्टिंग्स या ज्यादा आंसरेबिलिटी नहीं होती थी जिस कंपनी पर, और धीरे अचानक से उस पर इतना ज्यादा कंट्रोल लाद दिया जाए और ऐसा लगे कि हाँ कोई सर पे बैठा है, मॉनिटर कर रहा है, हर चीज देख रहा है। और सिचुएशन तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी खराब थी। ब्राइब और गिफ्ट्स लेने का बहुत ज्यादा उस समय चलन हुआ करता था, एंड बहुत ही ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस चालू हो चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, एक बॉम्ब की तरह था। जैसे कि अगर एक एम्प्लॉय है ऑफिस में और वो मस्त आराम से सो रहा है और अचानक से बॉस सामने आ जाए और इस तरह से घूर के देखने लगे, तो वो जो हालत होती, वही ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय चल रही थी ऑफिशियल्स की। तो ब्रिटेन क्राउन को लगा कि ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हमने रेगुलेशंस लगा दिए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर। इससे क्या होगा कि काफी ज्यादा रिवोल्टिंग नेचर हो सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसलिए आया एक नया एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट आया जिसे कहा गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्यों कहा गया है इस एक्ट को? क्योंकि इस पुराने वाले एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में, जो हमने रेगुलेशंस लगाए थे उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं टू मेक द वर्किंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्लेक्सिबल। थोड़ी सी फ्लेक्सिबल, थोड़ी सी राहत देने के लिए वर्किंग में, और ऐसा ना लगे कि मतलब बहुत ज्यादा ही कोई मॉनिटरिंग चल रही है, तो थोड़े से ढील दी गई। तो इसलिए उसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहा गया। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही चुके होंगे। तो हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं और बाकी जो गवर्नर्स हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, तो बेसिकली मैं गवर्नर्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द गवर्नर्स। तो वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी, मतलब जो उनकी एक्चुअली ड्यूटी होती है, और उनकी बेसिकली ड्यूटी क्या है, अच्छे से बिजनेस करना ही उनकी ड्यूटी है। अभी फिलहाल आप ये समझिए, अच्छे से बिजनेस करना ही उनकी ड्यूटी है। तो उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो अपने काम में अगर कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले लेते हैं जो कि उनके ऑफिशियल काम से रिलेटेड है, ऐसे कोई भी डिसीजन जो उनके ऑफिशियल काम से रिलेटेड है, अगर वो किसी भी तरह के इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उन डिसीजंस में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्लियर? आपको समझ में? तो सुप्रीम कोर्ट इनके ऑफिशियल कैपेसिटी के कोई भी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। मतलब ये जो डिसीजन है, ये इनके ऊपर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं दे सकता था। इसे क्या बोलेंगे? ये ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो जाते थे। इसी के साथ कोई भी अगर ऑफिशियल है ईस्ट इंडिया कंपनी का, अगर वो कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो आइए कुछ और फीचर्स देख लेते हैं इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख, तो इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के तहत जो हमारी जुडिशरी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट, उसको बाहर रखा गया था रेवेन्यू मैटर्स से। दैट मींस रेवेन्यू मैटर्स है, कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कितना रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कितना टैक्सेशन करना चाहिए, कैसे कमाई हो रही है, कितनी कमाई हो रही है। तो इन सब मैटर्स से आपको सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से दूर रखा गया था, एंड ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन, मतलब एरिया ऑफ वर्क से बाहर हो जाते हैं। तो इस सब का जो पूरा राइट है, पूरे डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है, वो किसके पास है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड दी ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये गवर्नर जो आपकी ट्रेडिंग बॉडी है, दैट मीन्स जो बिजनेस बॉडी है और आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ऑफिशियल्स हैं वही डिसीजन लेंगे कि किन मैटर्स में, रेवेन्यू मैटर्स में। और ये जो रेवेन्यू मैटर है वो किसके बाहर है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है 1774 में जो स्टैब्लिश हुआ है, उसके ज्यूरिसडिक्शन या एरिया ऑफ वर्क के बाहर हो जाता है। तो चलिए कुछ और फीचर्स देख लेते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के। इस एक्ट के तहत जितने भी लोग इनहेबिटेंट्स थे कलकत्ता के जितने भी लोग वहां रह रहे थे, उनके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन किसका चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का चलेगा। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट को ये करना जरूरी है कि अगर एक व्यक्ति हिंदू है तो उसको हिंदू कानूनों के हिसाब से उसका ट्रायल होगा, उसको सजा दी जाएगी।
या उसके केस को अगर देखा जाएगा तो वो हिंदू लॉस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, और मुस्लिमों के ऊपर अगर कोई ट्रायल होता है या कोई भी कोर्ट केस चलता है तो किस लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, वो मोमेडन लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हाँ, ये डिवाइड एंड रूल की जो रिलीजियस वे में डिवाइड एंड रूल की जो स्ट्रैटेजी थी, ये भी इसमें इंक्लूड कर दी गई थी। ये हमारा पार्ट, ये भी एक फीचर है, इस इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि यहाँ से आपको एक डिवाइड एंड रूल की फिलॉसफी देखने को मिल रही है। ये है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 17। तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं हमारे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के, जैसे कि जो हमारे कई सारे राज्य थे जहां पर राजाओं का शासन चलता था, राजा महाराजा हुआ करते थे, जिन्हें हम पॉलिटी की भाषा में प्रोविंसेस कहते हैं। तो प्रोविंस में भी कई सारे कोर्ट्स एंड जजमेंट के लिए प्रोविंशियल कोर्ट्स हुआ करते थे, काउंसिल हुआ करती थी मिनिस्टर्स की, जो वहाँ के वर्किंग को देखते थे। तो ऐसे प्रोविंसेस जो कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस के अंदर आते थे, तो उन सब के जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, मतलब जो हमारे राज दरबार के जो मामले हैं और साथ ही साथ काउंसिल के जो मामले हैं, वो सारे के सारे मामले सुप्रीम कोर्ट को ना ले जाकर ये सारे के सारे मामले किसकी तरफ ले जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की तरफ इन्हें भेजा जाएगा। तो दैट मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का इन्फ्लुएंस वैसा का वैसा ही बना रहना चाहिए प्रोविंसेस के ऊपर जैसा कि बना हुआ है, जिससे कि रेवेन्यू में, अभी भी देखिए रेवेन्यू पे ही बात आ रही है, रेवेन्यू में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए। तो इन सब का एक्चुअली रेवेन्यू में काफी इन्फ्लुएंस हो सकता था, इसलिए ये जो मामले हैं प्रोविंशियल, ये सारे के सारे मामले कहाँ जाने चाहिए, आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। और साथ ही साथ कोई अगर प्रोविजंस बनाने हैं और किसी तरह के कोई रेगुलेशंस तैयार करने हैं, किसके लिए, ये हमारे जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं इनके लिए, इनके लिए अगर कोई रेगुलेशंस आपको बनाने हैं, तो ये भी सारे राइट्स किसके पास रहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये सारे के सारे फीचर्स स्पेशली नोट डाउन कर लीजिए। हर जो फीचर है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी एक्ट के बारे में जितना भी डिटेल पढ़ाया जा रहा है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट से कि एक दो फीचर आप इस एक्ट के याद कर लोगे और आपको लिए काफी हो जाएगा। आपको हर एक्ट का हर फीचर अच्छे तरीके से डिटेल में याद होना चाहिए। आई होप मैं इसे सिंप्लीफाई करके समझा पा रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्ट रीड एंड रिसाइट, वो तो खुद आप भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताया जाए, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा। तो आइए दोस्तों, अगले एक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस एक्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब इस एक्ट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, उसी फीचर को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो बाकी फीचर्स मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, सारे मेन, उस फीचर को आप समझ लोगे तो ये सारे फीचर आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हर चीज एक कोर फीचर को ही सपोर्ट कर रही है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें मैंने बताया था कि रेगुलेटरी बॉडी बैठाई गई थी, जिसे हम कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। याद करिए, मैंने बताया हुआ था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करके एक रेगुलेटिंग बॉडी थी जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थी, जो कि रेवेन्यू मैटर्स में, सिविल मैटर्स में और मिलिट्री मैटर्स में ये सारी चीज़ों में क्या करते थे, नजर रखते थे, और सारी रिपोर्ट किसको देते थे, ब्रिटेन क्राउन एंड ब्रिटेन पार्लियामेंट को। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि अब गवर्निंग का भी पार्ट किसी को दिया जा रहा है, और मतलब दो फंक्शंस आ जाते हैं, कमर्शियल एंड गवर्नमेंट। गवर्निंग एक अलग पार्ट हो जाता है, कमर्शियल एक अलग पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस चीज को पूरी तरह से सेपरेट करने के लिए अभी क्या है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो भी समझ लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छोटा सा पार्ट है। अब मतलब समझ लीजिए वो दोनों काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड है। अब गवर्निंग जो पार्ट है हमारा, गवर्निंग और कमर्शियल दो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। तो गवर्निंग पार्ट या फिर पॉलिटिकल फंक्शंस जिसे बोला गया है आपके एम लक्ष्मीकांत में, पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा सेपरेट करने की कोशिश कि भाई जो पॉलिटिकल काम है, पॉलिटिकल काम में क्या क्या आता है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए। पॉलिटिकल काम में क्या क्या आ जाएगा, आपके सिविल जो जितने भी काम है, मतलब जो गवर्नेंस लोगों के ऊपर जो राज कर रहे हैं, जो राज उनके ऊपर दीवानी आई हुई है, तो वो सारे चीजों पर जो मैटर्स आ जाते हैं, जिसमें सिविल मैटर्स आ जाते हैं, जिसमें मिलिट्री अफेयर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नेंस में मिलिट्री अफेयर का काफी अच्छा रोल होता है। तो ये सारे के सारे मैटर्स क्या आ जाएंगे आपके, अलग बॉडी देखेगी, और साथ ही में एक अलग बॉडी देखेगी किसको, कमर्शियल मैटर्स को। कमर्शियल मैटर में क्या जाता है, पैसे वाला मैटर, कि किस तरह से बिजनेस हो रहा है, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है।
तो सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ये आपका एक गवर्निंग वाला पार्ट हो जाता है, एंड हमारे जो रेवेन्यू मैटर्स हो जाते हैं वो कमर्शियल पार्ट आ जाता है। तो दो बॉडीज बनेंगी डिफरेंट। तो हमारा जो कमर्शियल बॉडी है वो क्या है, अभी हमारा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो पहले बना था, कब बना था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बना था। तो वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है अभी, गवर्नेंस के जो पॉलिटिकल, सॉरी माय मिस्टेक, कमर्शियल फंक्शंस जो भी हैं, कमर्शियल फंक्शंस जो भी है, मैंने क्या बताया था, आप इसे किससे, हमारे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको किससे रिलेट करके देखिए, समझिए फिलहाल कि अभी फिलहाल वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही पार्ट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, या फिर जो हमारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, थोड़ा रिलेट करिए, इनको रिलेट करेंगे तभी याद रख पाएंगे। तो इनके पास किस तरह के फंक्शंस हैं, जो भी कमर्शियल फंक्शंस है उनके ऊपर पूरा जो कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल नहीं बोलेंगे, जो हमारा ये किस पे नजर रख रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस पे नजर रख रहे हैं, कमर्शियल फंक्शंस को पे नजर रख रहे हैं, इसको रेगुलेट कर रहे हैं, और इनकी जवाबदेही जो है, कमर्शियल जो भी हमारे फंक्शन हैं उसकी जवाबदेही किसकी तरफ इनकी है, ये ब्रिटेन क्राउन की तरफ है। और अगर अब हमारा क्या हो जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है। क्या बनता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जितने भी हमारे पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करने के लिए जो हमारा कोर्ट है वो क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। तो ये सारे के सारे जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस रहेंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की तरफ जाएंगे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो बॉडी है, जो कि नजर रख रही थी, मॉनिटरिंग बॉडी थी, कौन सी थी मॉनिटरिंग बॉडी, वो थी हमारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपके कमर्शियल फंक्शंस पे नजर रखेंगे, और हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो किस पे नजर रखेगा, पॉलिटिकल फंक्शन। तो आइए थोड़ा और भी पॉइंट्स देखिए, अगला जो पॉइंट मैं बताऊँ देखने को मिलेगा वो भी काफी ज्यादा इसी से रिलेटेड है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज द एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजीशन। तो ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया का मतलब क्या है, ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया का मतलब ऐसी वो जगह, वो लैंड या वो लोग जिनके ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल है। तो जितने भी जगह पर ब्रिटेन का कंट्रोल है, ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो उस जगह पर रेवेन्यू की कहीं पर भी बात आ जाती है, और उस जगह पर किसी भी जगह सिविल फंक्शन की फंक्शनैलिटी की बात आ जाती है, या फिर मिलिट्री फंक्शंस की बात आ जाती है। तो इन सब पे कंट्रोल किसका होगा, आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही यहाँ पर सुपरवाइज करेगा। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है कि गवर्नेंस अलग हो गई है, और साथ में कमर्शियल फंक्शंस जो थे वो धीरे धीरे अलग होते आ रहे हैं। अल्टीमेटली आप शुरुआत से देखो, कहानी आपको समझ में आ रही होगी, रिवीजन जरूरी है। 1600 में कंपनी आई, कंपनी ने पहले तो ट्रेडिंग करना चालू किया, ट्रेड कर रहे हैं, चीजों की खरीद फरोख्त हो रही है, प्रॉफिट कमाया जा रहा है, हर चीज हो रही है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, दीवानी हासिल करती है, और गवर्नेंस में इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देती है, गवर्नेंस में इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर देती है। धीरे धीरे फिर ब्रिटेन क्राउन क्या करता है, बोले यार ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं मॉनेटरी वे में, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइबिंग एंड बहुत ज्यादा गिफ्ट देने लेने का जो सिलसिला था बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा था इन लोगों के पास। तो धीरे धीरे उनकी पावर्स देखना कम होती जा रही है। अल्टीमेटली ये जो गवर्नेंस और कमर्शियल बॉडी फंक्शंस दोनों एक साथ कंपनी कर रही थी ना, धीरे धीरे देखना ये कुल मिला के चाय बेचने वाली कंपनी के हिसाब से बचेगी। आप देखना ये इट्स एन ओवरकोट, मैंने ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन हाँ अल्टीमेटली धीरे धीरे वो एक छोटी सी ट्रेडिंग करने वाली, चाय की, कॉटन की ट्रेडिंग करने वाली कंपनी रह जाएगी। धीरे धीरे उससे सारे जो पावर्स हैं गवर्नेंस के किसके पास चले आएंगे, क्राउन के पास चले जाएंगे। तो चलिए आगे के कुछ एक्ट्स और देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो नेक्स्ट जो एक्ट है वो एक अमेंडिंग एक्ट है, जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट को थोड़ा सा अमेंड किया गया। किस रीजन से किया गया, क्योंकि हमारे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं उन्हें अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कब किया गया था, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया था। बट उनकी कुछ कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए पुराने वाले एक्ट में पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में कुछ चेंजेस किए गए थे, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। तो उन अमेंडमेंट के बारे में ही इसमें पढ़ना है। तो दो चेंजेस किए गए थे। द फर्स्ट चेंज वाज कि उनको पावर दी जाए कि आपको पता है गवर्नर जनरल है, उसके नीचे 4 काउंसिल मेंबर्स हैं। तो काउंसिल मेंबर्स का अगर कोई डिसीजन होता है, अगर उससे वो सहमत नहीं है, कौन सहमत नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस सहमत नहीं है,
तो उस डिसीजन को ओवरराइड मतलब उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस थोपने का उनको राइट दिया जाए। तो ये पहला अमेंडमेंट था जो कि कर दिया गया था जो कि एक्ट ऑफ 1786 में अमेंडमेंट किया गया था। किस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में किया गया था। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, उनका कहना यह था कि काउंसिल जो मेरी है 4 मेंबर्स की, अगर उनका जो डिसीजन होता है वो मुझे पसंद नहीं है तो उनके डिसीजन के ऊपर मैं अपना डिसीजन ओवरराइड कर पाऊं। तो ये पहला केस था। सेकंड कि उनको जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके साथ ही साथ उन्हें कमांडर इन चीफ की भी पावर्स दी जाए। कमांडर इन चीफ क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोस्ट है, तो उस पोस्ट की भी जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए? लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास होनी। तो ये 2 कंडीशंस थी, इन्हीं को हम पढ़ते हैं। यही हमारे अमेंडमेंट्स हैं जो कि किसमें किए गए थे? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में किए गए थे, और इसी को कहा जाता है एक्ट ऑफ 1786। ओके, तो देख लीजिए आज हमने शायद काफी सारे एक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो सीरीज होती है, अभी भी हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है, अभी हमारा क्राउन रूल शुरू नहीं हुआ है। तो इसी सीरीज में जो नेक्स्ट 4 एक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 ईयर्स के गैप में आए हैं, चार्टर एक्ट्स। तो चार्टर एक्ट बहुत ज्यादा डिटेल्ड थे, तो इस वीडियो में मैंने सोचा सही समझा कि कवर ना करूं। ज्यादा टाइम इन एक्ट्स में देना मैंने ज्यादा सही समझा, जल्दी पढ़ाने में कोई मजा नहीं आता, आपको समझ में भी ठीक से नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये चार्टर एक्ट्स को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको समझ में आया हो, हमारा जो तरीका है पढ़ाने का आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अब वीडियो की जो सीरीज है वो नहीं रुकेगी। पहला वीडियो आ चुका है, मतलब सेकेंड थर्ड पूरी धीरे देखिएगा, पूरी बुक में कवर करवा दूंगा, और इस तरीके से कवर करवाऊंगा कि काफी इजी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे, और साथ ही साथ क्या हो जाएंगे, आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी जो है एम लक्ष्मीकांत की आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। आपको मेंस लेवल तक की तैयारी करवाने का हमारा प्रण है, वो मोटिव है। एंड साथ ही साथ में हम जितने भी करंट अफेयर्स हैं पॉलिटी से रिलेटेड, वो भी आपको कवर करवाएंगे, और काफी सारे न्यूज़पेपर से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मंथली तौर पे आपको वो भी प्रोवाइड की जाएगी हमारी तरफ से। ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है नॉर्मली आपको किसी भी फ्री यूट्यूब चैनल में अवेलेबल नहीं होगी। इसके साथ मेंस में जो पुराने क्वेश्चंस आ चुके हैं इंडियन पॉलिटी से, हम उन सारे क्वेश्चन का एक बैंक तैयार कर चुके हैं, जिसके सॉल्यूशंस इस तरह से आप मेंस के पॉलिटी के सॉल्यूशंस लिखेंगे, उस पर भी मंथली आपको एक वीडियो मिलेगी। तो इस सारी वीडियोस को देखने के लिए, सारी नोटिफिकेशंस को पता करने के लिए बेल आइकन भी जरूर बजाएं। और आप कोई अगर चाहते हैं कि कोई स्पेशल टॉपिक मैं कवर करूं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, कुछ भी आप टॉपिक चाहते हैं जो कवर किया जाए, या कोई भी और दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहते हैं कि हम एक नई सीरीज शुरू करें, कोई नई सीरीज और वीडियो शुरू करें, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करें। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।